जी बिजनेस के ऑपरेशन हफ्ता वसूली का बड़ा असर हुआ है। फर्जी लोन लेंडिंग एप्स मामले में बड़ा कदम उठाते हुए अब आरबीआई ला रहा है डिजिटल लेंडिंग एप्स की एक सरकारी लिस्ट, वो भी सीधे आरबीआई की वेबसाइट पर। यानी कोई ऐप असली है या फर्जी, ये आप सिर्फ एक क्लिक से पता लगा सकते हैं। और इस जो लिस्ट में जो नाम होंगे वो एनबीएफसी से या बैंक से एफिलिएटेड ही होंगे, इसलिए आपको ये पता चल जाएगा कि इनके अलावा अगर कोई आपको लोक लुभावन वादे कर रहा है, ऐसे ब्याज दरों की बात कर रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है और आप संभवतः आगे चलकर इसमें फंस सकते हैं, तो उसमें आपको एक आसानी हो जाएगी पहचान करने में कि सही लेंडिंग ऐप कौन है और कौन नहीं। इसी पर आज हम डिटेल में करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। आम जनता को परेशानी हुई, खासतौर से जिस तरह से रिकवरी एजेंट बड़ी बदतमीजी के साथ, और कई लोगों को तो अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली ये एक मुहिम शुरू की। उसके बाद जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का बड़ा असर हुआ है। अब डिजिटल लोन एप्स के जरिए स्कैमर्स फ्रॉड नहीं कर सकेंगे और न ही जबरन वसूली हो सकेगी। आरबीआई ने फर्जी लोन एप्स पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक 2 महीनों में आरबीआई अपनी वेबसाइट पर डिजिटल लेंडिंग एप्स की एक सार्वजनिक सूची जारी कर सकता है, जिसमें केवल उन्हीं एप्स को जगह दी जाएगी जो आरबीआई से रेगुलेटेड बैंक होंगे या वित्तीय संस्थानों जैसे एनबीएफसी से जुड़े होंगे। यानी अब सिर्फ उन्हीं डिजिटल लेंडिंग ऐप को एंट्री मिलेगी जो पूरी तरीके से वैध होंगे। इस पहल का मकसद लोगों को फर्जी और गैर कानूनी ऐप से बचाना है, जो अक्सर ज्यादा ब्याज दरें लगाकर या गलत तरीकों से रिकवरी करके आम लोगों को परेशान करते हैं। यही नहीं, आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर खुद ये जांच कर सकेंगे कि कौन सा डिजिटल लोन ऐप वैध है और कौन सा ऐप अवैध। इसके लिए आरबीआई ने सभी मान्यता प्राप्त बैंकों और एनबीएफसी से डिजिटल लेंडिंग एप्स की जानकारी मांगी है। ये लिस्ट समय समय पर अपडेट की जाएगी ताकि नए वैध एप्स को जोड़ा जा सके। जो फर्जी या नियमों का पालन नहीं कर रहे, उन्हें हटाया जा सके। लंबे समय से जी बिजनेस फर्जी लोन एप्स के खिलाफ मुहिम चलाता रहा है, जिसका असर भी दिखता रहा है। आरबीआई ही नहीं बल्कि गूगल ने भी फर्जी लोन एप्स के खिलाफ कार्रवाई की थी, क्योंकि इन्हीं एप्स के जरिए लोगों से अवैध वसूली की जा रही थी। खास करके चाइनीज एप्स जो गलत तरीके से डेटा इकट्ठा कर लोगों को धमकाते थे। कई मामलों में पीड़ित इतना परेशान हुए हैं कि उन्होंने आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लिए थे। अब ऐसे मामलों को रोकने और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए आरबीआई ये अहम कदम उठाने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीके मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डिप्टी एमडी हैं एसबीआई के। बहुत बहुत स्वागत है मल्होत्रा सर आपका शो पे। सत्यम कुमार हमारे साथ हैं, सीईओ हैं लोन टैप के। बहुत बहुत स्वागत है सत्यम जी आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका हमारे शो पे। मल्होत्रा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। अब बहुत जल्द, और जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, लगभग 2 महीने में ये लिस्ट लाइव हो जाएगी आरबीआई की वेबसाइट पर, और इसमें वो नाम होंगे जो कि एनबीएफसीज और बैंक से एफिलिएटेड हैं, यानी कि सही नाम इसमें होंगे, लेजिटिमेट नाम होंगे। और माना ये जा रहा है कि जो फ्रॉडुलेंट डिजिटल लेंडिंग एप्स हैं, जो फॉल्सली क्लेम करती हैं आरबीआई रेगुलेशंस को और लोगों को फंसा लेती हैं, अब उनकी पहचान आसान हो पाएगी। कितना महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं सर? और क्या वाकई में लिस्ट अगर एक तरह से जारी हो जाए, एक जिसको बार बार पब्लिक रिपोजिटरी कहा जा रहा था, वो अगर रेडी हो गई तो कितनी बड़ी कामयाबी मिलेगी सर? कि वो इंग्लिश में एक फ्रेज है, ए डे नॉट टू सून। बहुत दिन से पब्लिक को ये जो फ्रॉडुलेंट एप्स हैं काफ़ी तंग कर रही थी। लोग बाग बहुत परेशान हो रहे थे। इनके जो, मैं कहूँगा, जो जाल था, उस जाल से बचना काफ़ी दिल वाले का ही काम हो सकता था। जिस तरीके से ये अपना एडवर्टाइजमेंट करती थी, जिस तरीके से आपको कांटेक्ट करती थी, जो कॉल्स आती, मतलब अभी भी हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, मैं पास्ट टेंस में अभी क्यों बात करूं,
कितने लोगों के लाखों करोड़ों रुपए भी इसमें लूट लिए गए हैं। सिर्फ लेंडिंग एप्स की ही बात नहीं है, जितनी भी फाइनेंशियल एप्स हैं उन सभी के बारे में मैं तो कहूँगा कि इस तरह की लिस्ट जारी होनी चाहिए, ताकि जो आम जनता है वो अ, सिर्फ उसी लिस्ट में से अपना काम करे। और अगर किसी को उस लिस्ट में, इसमें कंपटीशन का भी कोई ऐसा इशू नहीं है, किसी को उस लिस्ट में आना है तो रेलिवेंट जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज की रेगुलेशंस को अच्छे तरीके से अप्लाई करें, उसकी कंप्लायंस करें पूरे तरीके से और उस लिस्ट में आ जाएं। उस लिस्ट में आने पे जो आम आदमी जो डाउनलोड करेगा उस ऐप को, उसको कम से कम ये एक अश्योरेंस रहेगी कि भाई मैं जो भी काम कर रहा हूँ और ये जो ऐप मुझसे जो भी काम कर रही है, जो चार्जेस ले रही है, जिस तरीके से वसूली कर रही है, वो सब एज पर लॉ है। अभी तो कुछ हिसाब किताब है नहीं, जो जिस तरीके से जैसे भी एक कुछ कोडिंग करके ऐप बना लेते हैं लोग अपनी, और कोई भी आदमी तो ये देखता नहीं है कि कौन सी ऐप कितने परमिशंस मांग रही है, कितनी जो परमिशंस को तो मैंने ज़्यादा खास तौर पे यंग लोगों को तो अलाउ करते हुए देखा है, किसी को परमिशंस देखते हुए तो देखा नहीं है कि कौन सी परमिशन ये ऐप हमसे मांग रही है। वो दुनिया भर की परमिशंस लेके वो ऐप आपको आपके डेटा को, आपकी जो प्राइवेसी है उसको बिल्कुल वायलेट करती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है आपका डेटा कहाँ है, कौन कैसे इस्तेमाल कर रहा है, आपको पता नहीं चलता है। आपको तो, बहुत सारे लोगों को तो यही मालूम नहीं है कि हर बार जब आप मोबाइल खोलते हैं, उस पे ब्राउजर पे जाते हैं, तो जो ऐड आता है वो वही होता है जो आपने लास्ट खोजा था। उसी की किसी कंपनी का वो प्रोडक्ट का ऐड आपके पास आ जाता है और आप फंस जाते हैं उस ऐड में। ये तो ऐप्स का काम है। और जो फाइनेंशियल एप्स हैं उनमें करीब करीब ऐसा ही काम उनमें भी हो रहा है। जी। जिस तरीके का लोन आप सोचेंगे कि भाई मुझे लेना है, हाउसिंग लोन लेना है, कार लोन लेना है या पर्सनल लोन ही लेना है, उसको आप ब्राउजर में डालिए और जैसे ही आप ब्राउजर बंद करेंगे, आपके मोबाइल पे वो ऐप का ऐड आ जाएगा और उसमें बहुत चांसेस एब्सोल्युटली हैं कि सर, आप फंस जाएंगे और आप एब्सोल्युटली उसको सर। यानी क्लिक करके। यानी कि पूरा मोडस ऑपरेंडी जिस तरह का है, ठीक है, आप एक सैनिटाइजेशन, एक हाइजीन की प्रक्रिया ज़रूर आरबीआई लेकर आ रहा है, बट अभी भी जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म में, डिजिटल दुनिया में डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं इन फ्रॉडुलेंट ऐप्स की, उनको पूरी तरह से साफ करने में अभी एक और लंबी लड़ाई की आवश्यकता होगी। सत्यम कुमार जी, आप हमारी इस पूरी मुहिम के साथ जुड़े हुए रहे हैं, जब हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली और उसके बाद के हमने कार्यक्रम किए, तो ये एक बड़ा मोमेंट आपके लिए भी है, आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। अब थोड़ा सा बताइए कि हम कितना दूर आ पाए हैं इसमें, और क्या ये वो लड़ाई है जो फाइनली हम चाह रहे थे कि एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बने जिसमें सीधा सीधा आरबीआई ही बताए लोगों की भाई ये हैं वो ऐप्स जहां से आपको लोन्स लेने हैं और ये हैं जहां से नहीं लेना, या इसके अलावा जो हैं उनसे आप बच के रहिए। जी दीपक जी, नमस्कार। आपको भी मुबारकबाद और जी बिजनेस को भी मुबारकबाद हमारी तरफ से। ये 2 साल से ऊपर की मुहिम है, जो कि लगातार ये एक संघर्ष की तरह चल रहा है। और फाइनली अब जो है हमारे जो सेक्टर के जो सबसे बड़े रेगुलेटरी इकोसिस्टम है, जो सेक्टर के रेगुलेटर हैं, उन्होंने ये बैटन जो है अपने पास लेने का स्वीकार किया है या इंडिकेट किया है। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इसको हमने अलग अलग स्टेज में देखा है। जो वाइट लिस्टिंग जो की गई थी विथ मीटी के साथ मिलकर के जो की गई थी ऐप की वाइट लिस्टिंग, उसके बाद हम लोगों ने कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए फेस बनाया और फेस जो है लगातार इस मुहिम में जुड़ा रहा पूरा का पूरा, और बाद में एसआरओ बन करके आया और फेस ने अपने तरफ से जो है लगातार ऐप्स को हाईलाइट करते रहे कि ये सारे ऐप्स जो हैं जिसकी वजह से गूगल और अलग अलग ऐप स्टोर से वो बाहर होते रहे वो सारे ऐप। तो ये लगातार मुहिम थी जिसका कि पहला स्टेज जो है रेगुलेटर ने जो है इंस्टीट्यूशंस पे डाला था, जो कि एनबीएफसीज हैं या बैंक हैं, और उनको बोला कि आप पब्लिश करो। अगर आपसे कोई क्लेम कर रहा है कि आपसे जुड़ा हुआ है
तो आप पब्लिश करो कि आपके वेबसाइट पे कि आर दे रियली योर चैनल, मतलब एलएसपी या लोन सर्विस प्रोवाइडर या डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर हैं, इसकी लिस्ट आप पब्लिश करो। सो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने रेगुलेटेड एंटिटीज पे डाली थी, और अब जाकर के इस लेवल पे आ रहा है जबकि आप खुद ही आरबीआई के साइट पे जाकर के वैलिडेट कर सकते हैं लेने के पहले कि जो ऐप हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है, और इसके जेन्युइन एफिलिएशंस हैं क्या। ऐप जेन्युइन होने से ज़्यादा बड़ी बात है कि इसके जेन्युइन एफिलिएशंस हैं क्या। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, ये इंडस्ट्री में एक तरह से लैंडमार्क स्टेप है, जहाँ पे कि एनबीएफसी लिस्ट के साथ साथ ऐप की भी लिस्ट होगी। जैसे आरबीआई बैंक की लिस्ट बनाती है, आरबीआई रीजनल रूरल बैंक्स की लिस्ट बनाती है, कोऑपरेटिव्स की अलग इकोसिस्टम बना करके रखा है, एनबीएफसीज की लिस्ट है, वहाँ पे अब ऐप्स की भी लिस्ट होगी। ये एक मैसिव एक्सरसाइज है जो कि लगातार करते करते उस लेवल पे डेटाबेस को लेकर के विजिबिलिटी हो गई है और कॉन्फिडेंस हो गया है कि इस तरह की लिस्ट को पब्लिश किया जा सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को और दर्शकों को इसमें जुड़े रहने के लिए और लगे रहने के लिए, क्योंकि ये अभी भी एक बहुत ही सीरियस और मैसिव एक्सरसाइज है। इतना आसान नहीं है 800,000 ऐप्स की लिस्टिंग करना और उसको उस लेवल पे पब्लिश करना, उसको रियल टाइम में हटाना या फिर उसको ये करना। बट फाइनली सेक्टरल रेगुलेटर ने इस पे कदम उठाने की इंडिकेशंस दे दी है। एब्सोल्युटली, इट्स ए हिस्टोरिक, आई मीन इस दिशा में तो कम से कम इस पूरे पर्टिकुलर केस में तो हम इसे हिस्टोरिक कह सकते हैं, एक बड़ा माइलस्टोन कम से कम ज़रूर है। आशुतोष जी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, ट्रस्ट इम्प्रूव होगा, फ्रॉड रिड्यूस होंगे, जो सबसे बड़ा इशू रहा है। जब हमारे पास एबिलिटी आ जाएगी टू आइडेंटिफाई लीगल एप्स, तो जाहिर सी बात है जो प्रेवलेंस ऑफ स्कैम्स है वो कम होगा। प्रेडेटरी लेंडिंग और मिस सेलिंग बाय इलीगल प्लेयर्स, इन सब पे एक कुठाराघात होगा। बट जो इस इकोसिस्टम से बाहर हैं, जिसकी शुरुआत में सर ने भी बात की, मल्होत्रा सर ने, कि इस इकोसिस्टम के बाहर भी अभी ऐप्स की मौजूदगी रहेगी और उनका सफाया जब तक नहीं हो जाता शायद हमारी असली लड़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। तो वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए और कानून किस तरह से मदद कर सकता है इस पूरे मामले में? जी, मैं पहले तो मैं भी बधाई दूंगा जी के जो जी बिजनेस और आपकी जो जी न्यूज़ चैनल्स जिन्होंने इसको जो है इस मुहिम को चलाते रहे हैं। और सिर्फ रेगुलेशन की बात नहीं है, आपने जो पब्लिक में अवेयरनेस को भी जो आपने लाया है वो बहुत जरूरी था। क्योंकि पब्लिक अगर अवेयर रहे तो उनको जो है अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है, उनका जो एजुकेशन इससे रिलेटेड जो होना चाहिए वो उनको जरूर मिला है। और साथ ही में अभी देखिए कि कानूनी तौर पे अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है हमारे देश में, इससे रिलेटेड कानून भी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। क्योंकि पहले जो एक आईटी एक्ट था हमारा सिर्फ 2000 का, उसमें भी अगर हम देखें तो काफी अमेंडमेंट अभी रिसेंट टाइम्स में हुआ है, और जो कि जरूरी भी था, जिससे जो है फ्रॉड और ऐसे स्कैम्स और बहुत सारी चीजों से जो है बचाने के लिए, और पूरी टीम को भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी काफी ट्रेनिंग स्किल्स उनके इम्प्रूव किए गए हैं हर तरीके से, ताकि जो है सही मायने में जो है डिजिटल इंडिया जो है बन सके, और इस पे काम हो रहा है। और जिस तरह से जो ये एप्स थे जो हैं अभी भी लेंडिंग एप्स हैं, और लोग जो है बहुत आसानी से उससे जो है लोन ले पाते हैं, लेकिन उन एप्स में अगर हम देखें जो नॉन रेगुलेटेड जो एप्स हैं, वो अनाप शनाप जो इंटरेस्ट जो है वसूल करते हैं लोगों से। और कुछ लोग जो जिनको जरूरत होती है पैसों की, उनके पास समस्या होती है कि वो प्रॉपर बैंक के थ्रू नहीं ले पाते हैं लोन, उनके डॉक्यूमेंटेशन उस तरह से नहीं होते या उनको नहीं मिल पाता है, तो वो इस इजी एप्स का जो है इस्तेमाल करते हैं, तो उनको लोन तो मिल जाता है, लेकिन बाद में जब रिकवरी की जब बात आती है तो पता चलता है कि वो डबल से भी ज्यादा जो है इंटरेस्ट उनसे वसूल किया जाता है। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। और कितने सारे लोग, जैसे हम देखें कि अलग अलग टाइम पे जिस तरह से वसूली किया जाता है, इलीगल तरीके से धमकियां दी जाती हैं, घर पे भेजा जाता है वसूल करने के लिए, या उनके रिलेटिव्स को परेशान किया जाता है फोन करके, और बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया जाता है। तो ऐसे मामलों में बहुत सारे जो होते हैं, कुछ लोग वो सुसाइड भी कर लेते हैं, या जो है एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों का भी शिकार वो हो जाते हैं। ये हम देख रहे हैं रिसेंट टाइम्स में ऐसा हो रहा है।
और बहुत सारे लोगों की मजबूरी भी होती है इस तरह से लोन लेने की। तो इसको आरबीआई ने कंसिडर किया इन सारी बातों को, और उसको देखते हुए एक सर्टेन गाइडलाइंस जो है बनाने की जरूरत थी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको जो एप्स हैं जो उसको रेगुलेट करने की, कि आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही आप लोन देंगे और जी। इसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप रिकवरी भी करेंगे, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो भी आप चार्ज कर रहे हैं वो भी आपका एक रेगुलेशन के दायरे के अंदर आएगा। तो अब जो लोग अप्लाई करेंगे या ऐप को अगर यूज करेंगे तो उस ऐप को वो देख पाएंगे कि आरबीआई ने इसको अप्रूव किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर अप्रूव किया हुआ है तो इसका मतलब है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं एब्सोल्युटली सर, उनको फॉलो करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और अब इसमें एक छोटा सा कैच हालांकि ये बच जाता है कि इसमें इन्फोर्समेंट के लेवल पर थोड़े से अभी चीज़ें हैं। शायद ये जो लिस्ट तैयार होगी या जो रिपॉजिटरी, ये शायद आरईज को कहा गया है कि ये वो रिपोर्ट करेंगे डेटा को और फिर वो अपडेट होगी। तो अब कुल मिला के फिर आप आरईज पर डिपेंडेंट हो गए, रेगुलेटेड एंटिटीज़ जो हैं, अब उनको डेटा अपडेट करना पड़ेगा। तो क्या वहाँ पर थोड़े से गैप्स हो सकते हैं? फिर आजकल एक नया चलन चल पड़ा है कि कॉपीकैट ऐप्स हो गए हैं और वेबसाइट्स हो गए हैं, फेक ऐप्स जो मिमिक करते हैं बिल्कुल लेजिटिमेट की तरह। तो नाम यहाँ देख लिया, वहाँ पर वेबसाइट में गए, वहाँ सेम नाम की, सिमिलर नाम की कोई दूसरी वेबसाइट पे हम चले गए, या सिमिलर नाम का ऐप वहाँ पर पड़ा हुआ है प्ले स्टोर में। तो बहुत सारी अभी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर गुंजाइश है कि और स्ट्रिंजेंट हो चीज़ें। डिजिटल लिटरेसी एक बहुत बड़ा इशू है। कितने लोगों को मालूम है, टेक सेवी हैं, वो नहीं है कि आरबीआई की वेबसाइट पे जाना है, फिर वहाँ से इसका मिलान करना है, मिलान करके फिर चेक करना है। बहुत सारे लोग उससे पहले ही ट्रैप में फंस जाते हैं और शिकार हो जाते हैं फ्रॉड्स का। तो इस तरह के सवालों के साथ हम लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मल्होत्रा सर, अभी इसमें सर कहाँ गुंजाइश बाकी हैं? कुछ सवाल बड़े वाजिब जो आपने अपने वक्तव्य में उठाए। इसके अलावा जो मैं कह रहा था कि अभी नॉन रेगुलेटेड एंटिटीज़ का पूरा मैदान अभी खाली है। वहाँ पर अनरेगुलेटेड इलीगल एप्स जो इस पूरे फ्रेमवर्क से बाहर हैं, अनचेक्ड हैं, वहाँ तक हमें पहुँचना होगा। और दूसरा बड़ा इशू कि कितनी ज़्यादा लोगों तक इस तरह के डिजिटल इकोसिस्टम की पहुंच हो पाएगी जब हम ऐसे देश में रह रहे हैं कि बहुत सारे लोग, और ख़ास तौर से वो लोग जो रिटायर्ड हैं, बुज़ुर्ग हैं, गाँव में रह रहे हैं और ज़्यादा टेक सेवी नहीं हैं, वो लोग बड़े शिकार होते हैं इस तरह की चीज़ों का। तो इन दो मोर्चों पर आपको क्या लगता है सर, क्या करना होगा? दीपक जी, जहाँ तक अवेयरनेस का सवाल है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप देखिए, आप लोगों ने इतना बड़ा मुहिम चलाया जिसके बाद ये चीज हुई है, तो मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस पे भी आप लोगों को कंटिन्यूसली एक तरह से मैं कहूँगा कि प्रोग्राम्स चलाने होंगे, और लोगों को ला के, खास तौर पे जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो उन लोगों के इंसिडेंट को हाईलाइट करने से मैं समझता हूं कि काफी लोगों के ऊपर इस चीज का असर होगा। और ये जो लिस्ट बनी है, लोग उस लिस्ट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। नंबर 2, ये जो आपने बताया कि बहुत सारे गैप्स रह जाएंगे और रहने के चांसेस हैं, ये डिपेंड करेगा कि आरबीआई इस लिस्ट को किस तरीके से डिजाइन करता है। जैसे दूसरी जगह पे जाके ऐप डाउनलोड करने का सवाल ही नहीं है। अगर आप वहीं आरबीआई अपनी लिस्ट में ही कहेगा कि इस लिंक को क्लिक कीजिए और आप डाउनलोड कर लीजिए, तो फिर एक काफी बड़ा गैप जो बीच का है वो निकल जाता। मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो डिजाइन लेवल पे ही की जा सकती हैं, और आरबीआई बहुत कॉम्पिटेंट है। आरबीआई की जो आईटी डिपार्टमेंट है, वो सब बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। इन सब चीजों को वो लोग ध्यान में रखेंगे। और जहां तक रेगुलेटेड एंटिटी का सवाल है, जो उन लोगों ने इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए मैं समझता हूं कि ये कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स के अंडर आना होगा, और कंप्लायंस के अंडर डेफिनेटली ज़्यादा जोर रहता है आरईज में। और मैं समझता हूं कि आरबीआई उस तरीके से ही ना सिर्फ अपनी लिस्ट को डिज़ाइन करेगा, बल्कि जो
आरईज के साथ लिंकेजेस हैं उनको भी इस तरीके से डिजाइन करेगा कि कम से कम टाइम लगे नई ऐप के लिस्ट में आने में। और दूसरा मैं लोगों को कहूंगा कि भाई जो बिल्कुल नई नई ऐप मार्केट में आती हैं उसको थोड़ा अवॉइड करें जब तक लिस्ट में ना आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि आरबीआई की लिस्ट में वो ऐप ना हो और हो सकता है जेन्युइन भी आरई की वो ऐप हो, लिस्ट में ना आई हो, तो भी उस ऐप को अवॉइड करें। और अगर उस तरह से वो ऐप्स अवॉइड होने लगेंगी तो ये आरईज के ही हित में होगा कि वो जल्दी से जल्दी अपनी जो ऐप नई निकाली है उसको लिस्ट में अपलोड करवाने की कोशिश करें। एब्सोल्युटली। तो ये सब मिलजुला के मैं समझता हूँ कि ये सभी तीनों चारों एंटिटीज जो हैं, हाँ। ये अगर अपना लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बोली सर कि बहुत कुछ इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि डिज़ाइनिंग किस तरह की होती है। अगर क्लिक की व्यवस्था वहीं से है, वहीं से आप डाउनलोड कर पाएँ तो फिर ज़्यादा सहूलियत होगी। मुझे लगता है कि सत्यम जी ज़्यादा थोड़ा सा बता पाएंगे इसमें। सत्यम जी, आरईज के पास रहेगा डेटा अपडेट करने का पूरा जिम्मा। अब आरईज थोड़ा सा इसमें थोड़ा कहीं चूक गए, कोई गैप रह गया, डिजिटल लिटरेसी का तो मैं बात बता ही रहा हूँ, तो कैसे, और इवॉल्विंग टैक्टिक्स भी तो है आजकल। हम देख रहे हैं कि जो ये लेंडर्स हैं, जो फ्रॉड लेंडर्स हैं, ये नई नई मेथडोलॉजी निकाल लेते हैं, बाईपास टू बाईपास डिटेक्शन, अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म और ऑफशोर सर्विसेज में भी करते हैं। तो थोड़ा सा पहले तो बता दीजिए कि जैसा सर बता रहे हैं, क्या वैसी व्यवस्था होगी, सिर्फ नाम होगा उसमें, या लिंक पे क्लिक करने की भी व्यवस्था आप लोगों के पास अगर कोई इनपुट हो तो? नाम के साथ साथ लिंक हमेशा से रहता है आरबीआई के मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेटिव पेजेस में रहता है ऐसा, दीपक जी। तो वो तो प्रीरिक्विजिट, या आप समझिए कि एक तरह से सोची समझी ये में होगी। हम बात कर रहे हैं दो लेवल पे। एक बात कर रहे हैं कि क्या आरईज जो हैं डेटा की अपडेशन, क्वालिटी और वैलिडिटी पे बात कर रहे हैं। तो ये जो नाम जो है, इसकी अपडेशन और इसकी वैलिडिटी का जो सिस्टम है, आप ये मान करके चलिए कि सारी आरईज जो है कैपेबल हैं, बिकॉज हम लोग ब्यूरो की रिपोर्टिंग्स, आरबीआई की भी कई सारी रिपोर्टिंग होती है, ये सारी रिपोर्टिंग रियल टाइम में हम लोग करते रहते हैं, जिसमें कि टाइमलाइंस को और ही जो है नैरो किया जा चुका है और वो टाइमलाइंस को लोग कंप्लाई कर रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी वाइज इश्यूज नहीं है, और हमने ऑफलेट देखा है कि रेगुलेटर के पास भी उस लेवल पे कैपेबिलिटी बन गई है। दे आर आल्सो होल्डिंग कई तरह के रियल टाइम इंफॉर्मेशंस पे वो भी काम कर पा रहे हैं उनके। ऑलराइट सर, दैट्स अ रिलीफ। अगर सच में अगर इस तरह की हम कैपेबिलिटीज़ के लिए तैयार हैं तो फिर तब तो बहुत ज़्यादा कुछ हमें लगता नहीं कि प्रॉब्लम आएगी आगे। आशुतोष जी, सिर्फ इस पूरे इकोसिस्टम के बावजूद अगर अब भी अनरेगुलेटेड एंटिटीज़ की ओर से अगर इस तरह के प्रयास होते हैं फ्रॉड करने के, तो उस मोर्चे पर कानून में क्या हम उचित प्रावधानों की व्यवस्था कर रहे हैं कि जो ये इस तरह के फर्जी लेंडिंग लोन ऐप्स हैं, हम उनके आकाओं तक पहुंचे? क्योंकि प्रॉब्लम ये भी आती है कि कुछ लोग तो ऑफशोर बैठे हुए हैं, चीन में बैठे हुए हैं, वहाँ से सब कुछ चल रहा है, कंबोडिया में बैठ के सब कुछ चल रहा है, तो वहाँ तक हमारे हाथ पहुँचे कानून के? देखिए, जो हमारा नया जो कानून बीएनएस आया है, बीएनएसएस आया है क्रिमिनल लॉ में, उसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, और ऐसे फ्रॉड्स के लिए जो है बिल्कुल एफआईआर रजिस्टर हो सकता है। और हमारे पास जो अब साइबर सेल है वो पहले से कहीं ज्यादा जो है मॉडर्नाइज्ड है और काफी स्किलफुल है इस तरह के इश्यूज को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए और इस पे कार्यवाही करने के लिए। और इसके जो तह में जो थ्रेड कहाँ कहाँ तक जाता है, ये ऐप कौन चला रहा है एक्चुअल, इसके लिए भी जो है प्रावधान है, जहाँ पर गवर्नमेंट का हेल्प लेते हुए, मिनिस्ट्री के हेल्प लेते हुए, उस कंट्री के पर्टिकुलर जो भी एक्यूज्ड है उसको भी कोर्ट जो है प्रोसिक्यूट कर सकता है इंडिया में, और एक्स्ट्राडिशन, ये सारी चीजें हम जानते हैं ऐसे सिचुएशन में। ऑलराइट सर, इसके अलावा जो यानी कि हर जगह से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, बट जैसा मैंने कहा कि इन तमाम अच्छी बातों के अलावा बहुत सारे चैलेंजेस अभी रह जाएंगे, बट हम समय समय पर उनका भी चेक करते रहेंगे और उन चैलेंजेस को भी विश्लेषित करते रहेंगे ताकि सिस्टम पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हो। क्योंकि जब तक इस फ्रॉड डिजिटल लेंडिंग ऐप का पूरा इकोसिस्टम साफ नहीं हो जाता है, तब तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी,
आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सत्यम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पीके मल्होत्रा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और आपके इनसाइट्स के लिए। थैंक यू सो मच। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।